नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण पुष्प का अध्याय पहला, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इस पाठ के लिए हमने 2 वीडियो बनाए हैं, तो भाग 1 को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस पाठ के शीर्षक में लिखा है भाषा। भाषा यानी हम अपने मन की बात को किसी और तक पहुंचाते हैं या किसी की बात को हमारे तक पहुंचाई जाती है। यानी ये एक वो साधन है जिससे हम अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो हम इसी से शुरुआत करते कि भाषा क्या होती है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। यहाँ देखिए भाष शब्द लिखा है। भाष का अर्थ है संस्कृत में बोलना। तो ये भाष संस्कृत का ही धातु है और इसका अर्थ है बोलना। इस संस्कृत धातु से बना है भाषा। हम आगे देखेंगे कि बोलने की जो भी प्रक्रिया मनुष्य करता है, अपने अस्तित्व में लेकर आता है, तो वो पुराने समय आदि काल से ही शुरू हो रही है। ऐसा नहीं कि मनुष्य बाद में बोलना सीखा है। आदि काल जब था तब से ही मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट करना चाहता था, लेकिन उस समय उनको बोलना नहीं आता था, तो वो संकेतों और इशारों से अपनी बात को बताते थे। संकेतों से अभिव्यक्त करते थे, ध्वनियों से अभिव्यक्त करते थे, लेकिन उनकी सारी बात वो एक दूसरे को नहीं समझा पाते थे। इसीलिए वह अस्पष्ट है, यानी वो ध्वनियाँ अस्पष्ट होती थी। वो उनकी पूरी बात को नहीं समझ सकते थे। जैसे जैसे आगे समय चलता गया वैसे वैसे उसमें परिवर्तन आता गया। इंसान मनुष्य ने थोड़ा विकास करना शुरू किया था, तब वो अपनी इस बोलने की प्रोसेस को, यानी कि ध्वनियों से वो बोलने की तरफ बढ़ गया। जैसे आप उदाहरण देखो, छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, पैदा होते ही वो बोलना नहीं सीखता, लेकिन वो ध्वनियाँ निकालना सीखता है। वो रोने लगता है, रोता है, तब माँ समझ जाती है कि उसे भूख लगी है। इसी प्रकार से अगर आपके स्कूल की घंटी बजती है तो आप क्या समझते हो कि छुट्टी हो गई है ना, रिसेस हो गया है। तो आप उस घंटी के संकेत से समझ जाते हो। वो कोई बोल के नहीं कह रहा कि अब आपकी छुट्टी हो रही है, ऐसा नहीं। उस समय आप उस ध्वनि को संकेत मानकर समझ जाते हो कि अब ये कार्य हो रहा है। जैसे बस का कंडक्टर होता है, वो सीटी बजाकर चालक को बता रहा है कि गाड़ी कब रोकनी है और कब ले चलनी है। तो वो अपनी इस बात को सीटी के माध्यम से उसे बता रहा है। तो ये सभी क्या है? ये ध्वनियाँ हैं, आवाज़ है। तो आवाज़ से ही भाषा निकलेगी, मतलब अपनी बात को हम समझा सकते हैं। आवाज़ मतलब ध्वनि। और ध्वनि क्या होती है? ध्वनि ही आगे जाकर वर्ण का रूप ले लेती है। जैसे यहाँ बताया है कि कभी कभी हम देख सकते हैं नीचे, जो कि ध्वनि संकेत होते हैं, जिनका आगे जाकर हमें ऐसा लगा कि उनकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसकी ज़रूरत बढ़ रही है, तो वही ध्वनि संकेत आगे चलकर व्यवस्था में बन गए, एक सिस्टमेटिक हो गया और उसी को भाषा के रूप में विकसित करते गए। तो हमने जैसे देखा कि किस तरह से विद्यालय में घंटी बजती है और बच्चे समझ जाते हैं कि वो छुट्टी का संकेत है। तो ये ध्वनि संकेत ही आगे जाकर एक सिस्टमेटिक व्यवस्था में बने हैं और वे भाषा के रूप में आ जाते हैं। यानी कहे कि भाषा का उद्देश्य क्या है, उसका मेन लक्ष्य क्या है, एम क्या है। भाषा का उद्देश्य है कि मन के जो भाव है, विचार है, वो हमें किसी एक दूसरे तक पहुंचाना होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं और बोली हुई बात को सुन सकते हैं। तो ये दोनों एक ही फॉर्म के हैं। अगर कोई बोलेगा तो दूसरा उसको सुनेगा, तो इसको हम मौखिक भाषा कह सकते हैं ना, एक नंबर पे। और दूसरा देखो, लिख कर, कोई अगर बात है मेरे मन में तो मैं उसे लिख कर प्रकट कर सकती हूँ, और लिखी हुई बात को सामने वाला उसे पढ़ेगा तो वो मेरी बात समझ जाएगा। तो 2 जनों के बीच में कनेक्शन हुआ, एक है लिखने वाला, दूसरा है पढ़ने वाला। तो हमने लिख कर और पढ़ कर उसकी बात को जाना है। तो ये किस में आ जाएगा? दोनों लिखित भाषा में।
ऐसे ही कोई भी चित्र या कोई भी बात आपकी किसी को दिखानी है संकेत के माध्यम से या किसी रूप में, तो हम उसको कहेंगे दिखाकर, और उसको देखकर हम उसके भावों को समझ सकते हैं। आदान प्रदान मतलब हमारी बात किसी तक पहुंचानी और किसी की बात हमें लेनी होती है, उसे कहते हैं आदान प्रदान। तो जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको इस पाठ को समझा रही हूँ, बोल कर समझा रही हूँ, तो ये मेरा कौन सा रूप हो जाएगा, बोलने वाला। और आप सभी छात्र क्या कर रहे हो, उसे सुन रहे हैं। तो बोलना और सुनना किस में आ जाएगा, मौखिक भाषा में। ऐसे ही अगर कोई लेखक जिसने इस किताब को लिखा है, तो उसने पहले क्या किया, किताब को लिखने का कार्य किया, और ये किताब जब हमारे पास आई तो हम पाठक लोग इसको पढ़कर इसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, यानी इसके ज्ञान को सीख रहे हैं। हमने कैसे सीखा, पढ़कर, रीडिंग करके। तो लिखकर उसने प्रकट किया और हमने पढ़कर ग्रहण किया। तो ये भी एक प्रकार का लिखित रूप हो जाएगा। अब जैसे एक और चीज़ यहाँ बताइए, जैसे यातायात नियंत्रण किया जाता है, यानी ट्रैफिक में जब कंट्रोल किया जाता है, तो पुलिसकर्मी क्या करता है, वो हर एक आने वाली गाड़ियों को सिग्नल देता है ना, उसे संकेत देता है कि अब इस तरफ आने वाली गाड़ी को रुकना है और उस तरफ आने वाली गाड़ी को चलना है। तो क्या वो आवाज़ लगा कर कहता है, नहीं, वो संकेत के माध्यम से अपने उस ट्रैफिक को कंट्रोल में करता है, यानी यातायात का नियंत्रण करता है। तो वो संकेत हो जाएगा जिससे वो उसको काबू में करता है। दूसरे होते हैं जिनको बोलना लिखना नहीं आए, उन व्यक्ति के लिए क्या होगा, उन्हें हम मूक और बधिर कहते हैं। तो वो आपस में जब बातचीत करेंगे तो संकेत के माध्यम से कुछ दिखाकर या ऐसे फिंगर से संकेत करके, ध्वनि से थोड़ा बहुत करके वो अपनी बात, अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि भाषा क्या होती है, जिस माध्यम से या जिस साधन से हम अपने मन के भाव और विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वही क्या है, भाषा है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, भाषा की डेफिनेशन, जो कि प्रश्न में भी पूछी गई है ना। तो पहला प्रश्न ही आपका आंसर इसमें आ जाएगा। अब जैसे हर एक जगह की, विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो सब देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषा हो सकती, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी। और भारत जो एक देश है जिसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, है ना। तो आपने नाम तो सुना ही है इन सब के। अब हम देखेंगे भाषा के रूप। अभी जो समझा है वही रूप यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो हम पॉइंट में बता सकते हैं। तो भाषा जिसको हम बोलकर, लिख कर प्रकट करते हैं, बोलने के लिए मौखिक हो जाएगी और लिखने के लिए लिखित भाषा हो जाएगी। जैसे बॉडी पार्ट होते हैं, वैसे ही मौखिक भाषा के भी अंग होते हैं। वो अंग क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा में एक तो हो जाएगा बोलना और दूसरा हो जाएगा सुनना। और मौखिक भाषा उस भाषा की मूल रूप है। क्यों मूल रूप है, क्योंकि जब छोटा बच्चा शुरुआत में अवलोकन करता है, अनुकरण करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है अपने परिवार के लोगों को, तो देख देख कर वो खुद भी प्रयास करने लगता है, जिससे क्या होता है, वो सीख जाता है। और ये आसानी से सीखी जा सकती है, इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए मनुष्य इसे अनुकरण द्वारा सरलता से सीख सकता है। अनुकरण यानी ऑब्जर्व करके, देख कर, है ना। कुछ यहाँ पर जैसे उदाहरण दिए हैं, उदाहरण आप नोट कर लीजिए कि हम एक दूसरे के साथ जैसे बातचीत करते हैं, वो भी क्या है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। भाषण, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तरी, दूरभाष यानी टेलीफोन, तो दूरभाष पर जो बातचीत होती है वो भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। रेडियो कार्यक्रम, ये सभी मौखिक भाषा में लिए जाएंगे। तो हम अगर उदाहरण को पूछा जाए प्रश्न में, तो हम इन उदाहरण को लिख सकते हैं। और अंतर की बात कही जाए कि दोनों में अंतर करो, तो फर्स्ट पॉइंट हम डाल सकते हैं कि इसके दो अंग होते हैं, उनके नाम लिख दो। फिर बता दो कि इसको
अनुकरण द्वारा सरलता से सीखा जा सकता है और इसको नहीं सीखा जा सकता। ऐसे करके हम अंतर बता सकते हैं। इनके उदाहरण यहाँ ये वाले दे सकते हो और लिखित में लिखित के उदाहरण दे सकते हो। तो कुल मिलाकर 3 और 4 पॉइंट हमारे यहीं बन जाते हैं अंतर के। अब हम इसको देखेंगे डेफिनेशन के तौर पे कि भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति बोलकर अपने भाव और विचार को प्रकट कर सकता है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की बात को सुनकर क्या करेगा, समझेगा और अर्थ ग्रहण करता है। तो इसी भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम बढ़ेंगे लिखित भाषा की ओर। तो जैसे मौखिक भाषा के 2 अंग है, वैसे ही लिखित भाषा के कौन से हो गए 2 अंग, पढ़ना और लिखना। गुड। ऐसे ही लिखित भाषा जब काम में लेने लगना शुरू हुआ, मौखिक के बाद में इसका विकास हुआ। तो मौखिक के बाद में इसका विकास हुआ, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको सीखना। क्यों? क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अभ्यास करना पड़ता है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। जैसे उदाहरण आप देखोगे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको लिखना नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे वो लिखना सीखते हैं, पेरेंट्स उनको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि ये ध्वनि ऐसे होती है स, तो जो ध्वनि होती है उसके हिसाब से वो कहते हैं ऐसे लिखो स। फिर वो समझते हैं ऐसे आधा गोला, खड़ी पाई, ऐसे वो बनाकर उस वर्ण को लिखना सीख जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो जो ध्वनि पहले से सीखे हुए हैं उनका मेल करके दिमाग में सेव करते कि हाँ स को ऐसे लिखा जाता है। इस प्रकार से वो क्या सीख रहे हैं, वो उस लिपि को सीख रहे हैं, उसके लिखने के ढंग को सीख रहे हैं कि ये ध्वनि ऐसे ही लिखी जाएगी। तो हम इस प्रकार से प्रयास करके लिखित भाषा को सीख सकते हैं और सीखने में हमें इसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो ये इसमें हम इसकी विशेष बात कह सकते हैं। दूसरा हम क्या कहते हैं कि जब हम सीखते हैं तो उसका एक मानक रूप होता है, क्योंकि स को हम ऐसे ही लिखेंगे, कोई और रूप नहीं है, ये फिक्स्ड है। तो ये एक मानक रूप, एक पहचान के तौर पे फिक्स्ड होता है, इसे मानक रूप कहेंगे। ठीक है। और ऐसी जब लिखी हुई बातें होती है किताब में या पत्र में या कहीं पर भी, तो वो लिखी हुई बातें हम सेव करके रख सकते हैं, स्टोर में रख सकते हैं। जब चाहा हम उसको निकाल के पढ़ सकते हैं या इस्तेमाल में ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो कि बाहर एडवोकेट या कहीं पर भी लिखा पढ़ी की जाती है, किसी चीज़ को लेकर एग्रीमेंट किया जाता है, तो वो लिखित रूप में क्यों प्रूफ के रूप में मांगते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपकी मौखिक द्वारा बात की गई है वो वैलिड नहीं हो, कुछ इंसिडेंट हो जाए, भूल जाओ या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हम उस समय फेर रह सके और लिखी हुई बात से हम प्रूफ बता सके कि ये लिखा हुआ आपका जवाब यहाँ है, इसका मतलब आप इससे सहमत हो। तो लिखी हुई बात को हम नकार नहीं सकते, लेकिन मौखिक रूप को हम हमारे पास प्रूफ नहीं रहेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो जैसे उदाहरण दिया है, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना। आप जब एग्ज़ाम देते हो तो सब कुछ ज्ञान याद करके आते हो, सारा कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो नॉलेज है, जो ज्ञान आपको है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम देते हो। तो आपके माइंड में जो ज्ञान इकट्ठा है उसको आप लिख कर प्रस्तुत करते हो, और अध्यापक क्या करते हैं, लिखी हुई परीक्षा पत्र को पढ़कर जांच कर आपके ज्ञान का अवलोकन करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ इस बच्चे को कितना नॉलेज है और इस बच्चे को कितना नहीं। तो यहाँ आपकी ज्ञान की परीक्षा होती है, नॉलेज की परीक्षा होती है। तो ऐसे हम अपनी बात को लिखित माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी लेख हो गया, कहानी हो गया, पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, साहित्य हो गया यानी लिटरेचर हो गया, या कहे कि अगर आप टीवी देख रहे हो वहाँ पर कोई लिखा हुआ मैटर आ रहा है, सूचना आ रही है, तो वो भी लिखित रूप में आएगी क्योंकि वो लिखी हुई है। सूचना पट हो गया, ये सभी क्या है, उदाहरण है। किसके उदाहरण है? लिखित भाषा का। तो इसका भी प्रश्न आपको आपकी किताब के पीछे प्रश्न में पूछा गया है कि लिखित भाषा के उदाहरण बताओ, तो आप यहाँ से इन सारे उदाहरण को लिख सकते हैं। तो परिभाषा के तौर पे क्या कहेंगे कि भाषा के जिस रूप से व्यक्ति लिख कर अपनी विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर पढ़कर क्या करता है, समझ जाता है, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं।
अब दो भाषा रूप में इंक्लूड है, लेकिन एक और जो भाषा है सांकेतिक भाषा, इसे व्याकरण के अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इससे हम सब कुछ नहीं जान सकते, यानी पूरे भाव और विचार, पूरी बात को नहीं समझ सकते, कुछ कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं, इसीलिए इसको उसमें शामिल नहीं किया है, इसको अलग ही रखा है। तो ये क्या होती है? सांकेतिक, नाम से ही जान सकते हैं, संकेत जब किया जाता है, यानी एक व्यक्ति अपने भाव को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इशारा करेगा, फिंगर से समझाएगा, थोड़ा बहुत ध्वनि से समझा सकता है। यहाँ बहुत अच्छे उदाहरण दिए, देखो जैसे कोई ट्रैफिक होता है, यातायात नियंत्रण, ये मैंने आपको बताया। मूक और बधिर के बारे में बताया कि वो बातचीत के तौर पे इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब आपने देखा होगा परेड होती है, तो उस समय जो मैनेजिंग का काम होता है, संचालन का, तो वो इशारों, संकेत से ही होता है। जब ड्रम या सीटी बजाई जाती है व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो वो भी उस इशारे से ही हम सीखते हैं। व्यायाम समझ गए, एक्सरसाइज। और संगीत निर्देशन, आपने देखा होगा जब संगीत का कार्य शूट किया जाता है या उनको कार्य में लिया जाता है, तो एक म्यूजिशियन इस तरह से इशारा करता है ना, तो वो उसमें संकेत देता है, इशारा करता है कि इसमें लय ताल कैसे ली जानी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बजाने वाले उसको बजाते हैं। इस प्रकार से ये उदाहरण हो गए सांकेतिक भाषा के। तो सांकेतिक भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा के जिस रूप से व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट कर सकता है और अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर भाव ग्रहण कर सकता है। इस डेफिनेशन को हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अभी देखिए मातृभाषा, नाम से ही अच्छा लग रहा है, मातृ, और समझ में आ रहा है, मातृ मतलब माता, वह भाषा जो हम अपने घर परिवार में बोलते आए हैं। यानी बच्चा कंफर्टेबल कहाँ होता है? अपने परिवार से होता है, उसके बाद में धीरे धीरे हम उसको स्कूल डालते हैं या हम कहीं और भेज देते हैं, लेकिन सबसे पहले सुरक्षित वो अपने परिवार को मानता है। तो परिवार में जिस तरह से भाषा बोली जाती है, जिस भाषा का प्रयोग परिवार वाले करते हैं, वही बोली वो बच्चा सीखता है। तो वहाँ का इन्वायरमेंट उस बच्चे पर पड़ता है, उसी को वो अवलोकन करता है, अनुकरण करता है और सीख जाता है और आसानी से सीखता है। तो वो उसकी कौन सी हो जाती है? मातृभाषा। जैसे अगर वो सिख परिवार का बच्चा है तो वो पंजाबी सीखेगा, और अगर गुजराती परिवार का है तो वो कौन सी भाषा सीखेगा? गुजराती। ऐसे ही जिस एरिया, जिस क्षेत्र का, जिस परिवार का वो बच्चा है, वैसा ही वो अपनी मातृभाषा सीखेगा। तो घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अब आता है राजभाषा। राजभाषा, नाम से ही ध्यान रखना, राज यानी कि जो राजकाज के काम में ली जाने वाली भाषा हो, यानी देश के किसी शासन के लिए स्वीकार की गई हो। जैसे राजनीति में हम माने या शासन के, प्रशासन के रूप में इसको कार्य में लेने के लिए राजभाषा का प्रयोग होता है। तो संविधान सभा ने क्या किया? हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा स्वीकार कर लिया। कब किया था? इसे नोट कर लीजिए, 14 सितंबर 1949। ध्यान से अच्छे से इसे नोट कर लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। तो क्या है? 14 सितंबर 1950 को संविधान सभा ने इसे राजभाषा स्वीकार किया था। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं, उनमें हिंदी को राजभाषा माना गया है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। इन सब के अलावा अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। तो आप इन राज्यों के नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर हिंदी को राजभाषा माना गया है। अब आता है मानक भाषा। मानक यानी मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उसी को वो
फिक्स्ड मान लेता है, सही मान लेता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति अपनी सुविधा, अपनी बोली, अपनी पारिवारिक भाषा के अनुसार उसको बोलता है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, भेद उत्पन्न होने लगता है, कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। तो मानक भाषा क्या हो जाती है, एक उसमें एक रूपता लाती है, यानी उसमें श्योरिटी लाती है कि यही वर्ड सही है, इसके अलावा अगर कोई उसको ध्यान में रखता है तो वो गलत माने जाएगा। यानी शुद्ध और अशुद्ध की पहचान कराता है, कुछ नियम बना लेता है। तो भाषा की एक रूपता के लिए कुछ विद्वान, जो शिक्षाविद है, नॉलेज वाले लोग हैं, वो भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान करते हैं वही लागू होती है, और उसी को हम मानक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ कहा है कि भाषा के विकास क्रम में जैसे जैसे शुरुआत हुई थी, वर्णों से शुरुआत होती है। तो उन वर्णों में ही लेखन में, लिपि में थोड़ा अंतर आ जाता है। कोई वर्ण अ को इस तरह से लिखते हैं, कोई अ को इस तरह जैसा लिखते हैं, तो थोड़ा फर्क है। लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन एक रूपता लाने के लिए उसमें श्योरिटी डाल दी जाती है, फिर हमें उसी को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इनके लेखन में एक रूपता को बनाए रखने के लिए भाषाविद वर्णों का एक मानक स्वरूप निर्धारित करते हैं। केंद्र हिंदी निदेशालय ने भी क्या किया है, हिंदी की मानक वर्तनी का निर्धारण किया है, जिससे क्या होगा कि उसके मुख्य बिंदु को ही आप ध्यान में रख पाओगे। और अगर आपको देखना है कि एक्चुअल में कोई कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, या एक्चुअल में उस मानक भाषा में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पीछे के पेज में देखना, ये वाला आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मानक भाषा समझ गए कि एक रूपता लाने के लिए भाषा में एक रूप लाने के लिए निर्धारित की जाती है। अब आता है कि ऐसे कौन सी भारतीय भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त मिल गई है। तो भारत में संविधान ने 22 ऐसी भाषाओं को मान्यता दिया है। उसमें से कौन कौन सी है, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये कुल कितनी हो जाएगी, 22। ठीक है, तो 22 भारतीय भाषा को मान्यता दी गई है। अब इसके आगे का शेष अंश हम भाग 2 में पढ़ेंगे। उम्मीद है अब तक जितना पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया है। तो फिर मिलते हैं हम नए भाग में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।